नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। यह दृश्य यांजू के साथ है, जो इस समय विश्राम कर रहा है। यांजू को घटनाओं के विकास के बारे में जिज्ञासा होती है और वह अपने साथी से पूछता है कि क्या वह छेद अभी भी प्राइमल क्षेत्र में है। उत्तर में उसे बताया जाता है कि वह छेद अब प्राइमल क्षेत्र के शासक का शिष्य बन चुका है। यह सुनकर यांजू अत्यंत चकित हो जाता है। दृश्य फिर पृथ्वी ग्रह की ओर लौटता है, जहां लोएफेंग मौजूद है। वहीं बाबाटा लोएफेंग को यह बताता है कि उसने अपने अंकों से क्या क्या प्राप्त किया है। लोएफेंग ने नक्षत्रों की चमक वाले 3 पौधे खरीदे हैं, जिनका उद्देश्य उसकी शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। हालांकि सच्चाई यह है कि बाबाटा थोड़ा चिंतित भी है, क्योंकि लोएफेंग द्वारा इन पौधों को खरीदने का अर्थ यह है कि जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे तो इनकी देखरेख और रक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही कठिन हो जाएगी। अभी तो वे आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बुद्धिस्ट है, लेकिन जैसे ही ये पौधे अधिक शक्तिशाली बनेंगे, बुद्धिस्ट की भूमिका उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। इसके बाद लोएफेंग एक विशेष क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है और उसे तुंगतियन पास करना होगा। यह तुंगतियन की एक कठिन परीक्षा है, जिसमें लोएफेंग का लक्ष्य है कि वह इसे पार करके 3000 अरब अंक प्राप्त कर सके। साथ ही वह लोएफेंग बनना चाहता है जो इस सेक्टर की शक्ति का संतुलन तोड़ सके। तुंगतियन को लोएफेंग ने तब भी पार किया था जब वह पहली बार प्रीमल क्षेत्र की अराजकता में प्रवेश कर रहा था। अब लोएफेंग तुंगतियन के रक्षकों को चुनौती देता है। यहाँ पर्वत के रक्षक अभी भी लोएफेंग को पहचानते हैं और कहते हैं कि बहुत समय हो गया है उसे देखे हुए, और वे सोचते हैं कि लोएफेंग अब उन्हें दोबारा नहीं हरा पाएगा। लेकिन लोएफेंग शांत भाव से अपने ऊपर विश्वास करता है और फिर दोनों पक्षों के बीच एक गहन युद्ध शुरू होता है, जो कि बहुत ही तीव्र और रोमांचक होता है। आखिरकार लोएफेंग ने उस तकनीक का उपयोग किया जो पशु की शक्ति से जुड़ी थी, यानी उस प्राणी की तकनीक जिसने लोएफेंग की ताकत को बढ़ा दिया, और साथ ही उस जानवर को मारने की तकनीक को भी अपनाया, जिसे लोएफेंग ने अपनी अंतिम चाल के रूप में इस्तेमाल किया। संक्षेप में कहें तो बहुत ही कम समय में लोएफेंग ने केवल एक ही वार से उन्हें हरा दिया, जिससे वह सफलतापूर्वक तुंगतियन पर्वत को पार कर गया। लेकिन जैसे ही लोएफेंग ने तुंगतियन को पार किया, यह बात वर्चुअल कंपनी के नेताओं में गर्व और चिंता दोनों का कारण बनी, क्योंकि वे लोएफेंग की ताकत को बेहद खतरनाक और प्रभावशाली मानते थे। वे मानते हैं कि अगर लोएफेंग इसी तरह ताकतवर होता रहा तो उसमें जबरदस्त संभावनाएं हैं और यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन लोंग यून उन सभी को आश्वस्त करता है कि लोएफेंग प्राइमल शहर के शासक का शिष्य है, और यदि किसी को लोएफेंग के विकास पर आपत्ति है तो वे सीधे प्राइमल से जाकर बात कर सकते हैं। यह सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है और प्राइमल शायद ही उनसे मिलना चाहेगा, विशेष रूप से अपने शहर के किसी शिष्य को लेकर, और प्राइमल इससे कभी सहमत नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर लोएफेंग, जिसने अब तुंगतियन को पार कर लिया है, वह अपने मानव शरीर की शक्ति को बढ़ाने की योजना बनाता है, क्योंकि सेक्टर की आवश्यकताएं उसे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। जहां तक लोएफेंग के अन्य 2 शरीरों की बात है, गोल्डन बॉडी और मोशान बॉडी, तो वे दोनों पहले ही सेक्टर के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुके हैं, यानी सेक्टर का लेवल 9। अब लोएफेंग अपने मानव शरीर को उसी स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि सेक्टर के लिए संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके बाद लोएफेंग अपने गुरु यानी प्राइमल शासक से मिलने जाता है, लेकिन तभी अचानक जब लोएफेंग उसके सामने होता है तो प्रीमल का शासक तुरंत पूछता है कि लोएफेंग के पास यह स्टिक बॉडी कब से है। यह सवाल सुनकर लोएफेंग, पुजारिन और अतुका सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि लोएफेंग को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी उस स्टिक बॉडी के बारे में प्रीमल शासक को पहले से जानकारी थी। और यह बात तब सामने आती है जब लोएफेंग की गोल्डन बॉडी प्रीमल के सामने खड़ी होती है, और साथ ही प्रीमल शहर के शासक ने यह भी बताया कि उसे पहले से ही यह ज्ञात था कि लोएफेंग के पास यह गोल्डन बॉडी है, जब से लोएफेंग ने पहली बार प्रीमल की सीमा में प्रवेश किया था। लेकिन उस समय लोएफेंग को किसी भी प्रकार का खतरा या दुश्मन नहीं माना गया, क्योंकि लोएफेंग की पहचान अभी भी एक सामान्य अवस्था में थी। इसलिए प्रीमल के शासक ने उसे अंदर जाने दिया। लेकिन अब क्योंकि लोएफेंग पूरी तरह से जाग चुका है, उसकी ताकत सामने आ चुकी है और वह राजधानी के प्राइमल का शिष्य भी है, इसलिए प्राइमल शासक ने चाहा कि लोएफेंग स्वयं अपनी वास्तविकता को उजागर करे। हालांकि प्रीमल के शासक ने लोएफेंग को शांत किया और कहा कि उसे न तो अपराधी समझा जाएगा और न ही उस पर कोई आरोप लगाया जाएगा।
क्योंकि प्रीमल का शासक सब कुछ जानता है और सौभाग्य से लोफेंग का यह शरीर एंडेन क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि अगर यह शरीर एंडेन क्षेत्र में होता तो प्रीमल शहर के शासकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता कि सामने वाला एक मानव है या कोई राक्षस। सौभाग्य से वह गुफा जिससे लोफेंग प्रीमल शहर में आया था अभी भी उस श्रेणी में आती है जो प्रीमल के शासकों को यह जानने की अनुमति देती है कि यह गुफा मानव की है, चाहे वह गोल्डन बॉडी में क्यों न हो। और इसके बाद प्रीमल के शासकों ने लोफेंग की उस बॉडी को एक उपहार भी दिया, जानवरों की ओर से एक सम्मान स्वरूप भेंट। यह कोई कीमती या बहुमूल्य चीज नहीं थी, बल्कि एक हथियार था जिसे केवल विशेष हाथों द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। इसे एक उच्च स्तर का हथियार माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह हथियार केवल उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जा सकता है जो उस विशेष तकनीक में पारंगत हों, इसलिए इसे बहुत कम लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और सौभाग्य से लोफेंग ने उस तकनीक को पूरी तरह से सीख रखा था, इसलिए यह हथियार लोफेंग को दे दिया गया। यह देखकर लोफेंग बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके गुरु उसे डांटेंगे, लेकिन इसके उलट लोफेंग को जानवरों के योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया और उपहार में वह शस्त्र मिला। इसके बाद प्रीमल के शासक ने उसे और भी कुछ सौंपा। यह एक पंख है जिसे विंगलेस या फिर शिबो भी कहा जाता है। सच्चाई यह है कि यह एक खजाना है जो शिहुओं के समान है और इसमें भी एनिमल गॉड तकनीक का समेकन किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे संचालित किया जा सकता है और इसमें वृद्धि की भी क्षमता है। इसका आकार अत्यंत अद्भुत होता है। यह एक कोशिका के बराबर छोटा हो सकता है या अंतरिक्ष से बाहर तक फैले विशाल रूप में बदल सकता है। लेकिन इस पतंग के संबंध में प्रीमल के शासक ने सलाह दी कि वर्तमान समय में इसे किसी को न दिखाया जाए, क्योंकि यह ऐसी धूल बन सकती है जो विद्रोही ब्रह्मांड या यूनिवर्स नाइट के रेतीले संसार को अपनी ओर खींच लेगी, जैसे कि 9 हेडेड क्लास मास्टर या शिहुओ क्लास मास्टर। वे सभी इससे आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यह शस्त्र लोफेंग को सौंप दिया गया। इसके साथ साथ लोफेंग को इसके उपयोग से संबंधित एक गाइडबुक भी दी गई ताकि वह इसका बेहतर उपयोग कर सके। और प्रीमल के शासक ने ये 2 उपहार लोफेंग को क्यों दिए, इसका कारण यह है कि वर्चुअल कंपनी की राय के अनुसार लोफेंग के वर्तमान स्तर को देखते हुए उसे अब उस महान युद्ध में भाग लेना चाहिए जो बाहरी ब्रह्मांड में हो रहा है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीधी टक्कर है। प्रीमल ने कहा कि यदि लोफेंग इस महान युद्ध को पार कर लेता है तो वह वापस आकर स्वयं को एक सच्चा योद्धा मान सकता है और अपने आप को सम्मानपूर्वक लोफेंग कह सकता है। लेकिन यदि लोफेंग असफल होता है तो उसका एक ही अर्थ होगा, लोफेंग इस महान युद्ध में मारा जा चुका होगा। उधर यानजू, जिसने लोफेंग के विकास के बारे में यह खबर सुनी, वह स्वयं को लोफेंग के सामने हीन अनुभव करता है। और फिर हमें लोफेंग की प्रगति का सारांश प्राप्त होता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि लोफेंग चिकन शियुन्या को उस गोल्ड डिगर को देता है क्योंकि वह शक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके बाद लोफेंग को जो अगले 3 अरब अंक प्राप्त हुए वह उसने अपने गोल्ड बॉडी और मोशान बॉडी के उन्नयन में लगाए। साथ ही लोफेंग ने पशु वध की तकनीक को समझने की अपनी क्षमता को भी बढ़ाया। इन सब घटनाओं के बाद अब लोफेंग जीवन और मृत्यु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था, यानी उस महान युद्ध के लिए। लोफेंग के प्रस्थान से पहले उसकी मुलाकात मास्टर ट्रुएन और प्राइमल के शासक से होती है, जहां उसे प्राइमल के शासक की ओर से उस महान युद्ध के संबंध में चेतावनी दी जाती है। यह युद्ध अत्यंत खतरनाक होगा क्योंकि मानव जाति के 4 मुख्य शत्रु हैं, जो इस युद्ध में लोफेंग के दुश्मन होंगे। लेकिन इन चारों में सबसे खतरनाक है ज़िरक्सा, और यह वही ज़िरक्सा हैं जिनसे लड़ते हुए प्रीमल शहर के प्रतिभाशाली योद्धा केदी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि केदी के पास लोफेंग से भी अधिक शक्ति थी। फिर भी वह बच नहीं पाया, जिसका अर्थ है कि लोफेंग को और भी अधिक सावधान रहना होगा। हालांकि प्रीमल शहर के शासक ने फिर भी मदद की पेशकश की है। उन्होंने लोफेंग को एक विशेष वस्तु दी है, जिसे लोफेंग यदि उपयोग करता है तो वह शासक स्वयं आकर उसकी सहायता करेंगे। इसके बाद लोफेंग अंतिम रूप से अपनी सेना की तैयारी करता है, जिसे राष्ट्रगाजरेक कहा जाता है। और यहाँ एलिना ने लोफेंग के लिए पहले से ही 3 लाख हुजिया सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर रखी है, जिन्हें सेरंगाजर कहा जाता है और जो सेक्टर की सीमा में सैकड़ों मिलियन की संख्या में मौजूद हैं। लेकिन लोफेंग को यह अब भी अपर्याप्त लगता है और वह एलिना से सैनिकों की संख्या बढ़ाने को कहता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अगले सप्ताह के अध्याय में दिखाई जाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लोफेंग युद्ध के स्थल पर पहुंच चुका है
और वहाँ युद्ध शुरू होने से पहले सभी सेनाएं एकत्रित होती हैं, जहां लोफेंग को उनके नेताओं द्वारा अपनी अपनी सेनाओं से परिचित कराया जाएगा और सभी को युद्ध की गंभीरता के बारे में चेतावनी दी जाएगी। लोफेंग की टीम के लिए यह युद्ध बेहद कठिन साबित होने वाला है और ऐसा भी दिखाया गया है कि वहां एक महिला योद्धा होगी जो लोफेंग की रक्षा करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि वहां कई रोबोट मौजूद हैं जो शायद दुश्मनों की ऑटोमेटिक फोर्स होंगे, लेकिन सच कहें तो मिमिन को भी पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर आप में से किसी को सही जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही थी आज की कहानी, जिसका अगला भाग हम अगले सप्ताह देखेंगे।